बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, फजलुर रहमान साहब DI खान में इलेक्शन हार चुके हैं। फजलुर रहमान साहब के उम्मीदवार जो सबसे ज़्यादा फेवरेट वो करार दे रहे थे, और DI खान फजलुर रहमान साहब का गढ़ है। फजलुर रहमान साहब की सियासत डेरा इस्माइल खान से शुरू होती है और वहीं पे गंडापुर की सियासत भी है, और गंडापुर का मुकाबला फजलुर रहमान खान साहब के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के उम्मीदवार को तीसरे नंबर के वोट पड़े हैं DI खान में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो उमर अमीन गंडापुर हैं, अली अमीन गंडापुर के भाई, वो ये इंतखाब भारी मार्जिन के साथ जीत गए हैं। दूसरे नंबर पे जो वोट पड़े हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब को पड़े हैं। वैसे मकबूल आदमी हैं और अवामी आदमी हैं फैसल करीम कुंडी साहब, और एक बेहतर आदमी है। पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत कम इस एरिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। तो कुंडी साहब माजी में भी असम्बली के रुकन रहे हैं और गालिबन डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, और अच्छा परफॉर्म करते रहे पीपल्स पार्टी के लिए। तो उनका वोट लेना, उनका बरादरी का वोट भी बहुत ज़्यादा है, तो उनका वोट लेना कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन फजलुर रहमान साहब के उम्मीदवार का तीसरे नंबर पे चले जाना और एक बड़े मार्जिन के साथ इलेक्शन को हार जाना, जिस वक्त तक मैं ये कर रहा हूं तो 15,000 से ज़्यादा की लीड उनके ऊपर चढ़ गई है जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मुकम्मल नतीजे में पता नहीं क्या होगा। JUI वाले कुछ अजीब अजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सोच रहे हैं, कोई रिलीज जारी कर रहे हैं कि मीडिया सारा गलत बता रहा है। लेकिन जो भी मीडिया बता रहा है, सारा मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि फजलुर रहमान साहब DI खान को एक मरतबा फिर हार गए हैं, और अली अमीन गंडापुर ने फजलुर रहमान साहब को एक मरतबा फिर चित कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने 2018 के इंतखाबात में फजलुर रहमान साहब को शिकस्त दी थी। फिर उन्होंने ये कहा था कि जहां से फजलुर रहमान साहब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, किसी को अगर हटाकर, तो मैं वहीं से जाकर इलेक्शन लड़ूंगा और इनको फिर शिकस्त दूंगा। मैं इनको नहीं आने दूंगा असेंबली में। जिस असेंबली में इमरान खान वजीर आजम होंगे, मैं इनको उस असेंबली के अंदर नहीं आने दूंगा। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था, उसने कहा मेरा वादा था और मैंने पूरा किया। इनको हर जगह से मैंने फजलुर रहमान साहब को हराया है, आउट क्लास किया है। तो अब अली अमीन गंडापुर ने एक मरतबा फिर डेरा इस्माइल खान में फजलुर रहमान साहब को इबरतनाक शिकस्त दी है। यानी वो मोमेंटम जो फजलुर रहमान साहब का बना था जीत का और इमरान खान साहब का बना था हारने का, वो ऐसा लगता है कि अब टूटा है खैबर पख्तूनख्वा में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों से लगता है कि कुछ सीखा है। इसकी वजह से इस मरतबा नताइज उतने बुरे नहीं हैं जितने कुछ अर्सा पहले बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के अंदर थे। अब दूसरा मरहला आने वाला है, बड़े पैमाने पर इंतखाबात होंगे। देखते हैं कि वहाँ फजलुर रहमान साहब क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, जमात इस्लामी क्या करती है, ANP क्या करती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीत पाती है। ख़ासतौर पे हज़ारा में उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ होगा, मालाकंड में उनका मुकाबला ANP और जमात इस्लामी के साथ होगा, और कुछ एरियाज़ में उनका मुकाबला फजलुर रहमान साहब के साथ होगा। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां भी किसी जमात का मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। यानी सिंध में अगर पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी भी जमात के साथ है तो PTI के साथ है। पंजाब में अगर PMLN का मुकाबला किसी भी जमात के साथ है तो PTI के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब का, जमात इस्लामी का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, ANP का, इनका मुकाबला अगर किसी भी जमात के साथ है तो PTI के साथ है। और अगर बलूचिस्तान में कोई जमात सीटें ले चुकी है माजी में और आइंदा भी लेने की पोजीशन में है, बाकी जमातों का मुकाबला कर सकती है, तो वो इन बड़ी जमातों में से एक PTI है। यानी अगर चारों सूबों के अंदर आप देखें, चारों सूबों की जमात बनकर जो सामने आया वो इमरान खान और उसकी पार्टी है। लेट्स सी अगले इंतखाबात में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जीता है, और ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन था उमर अमीन गंडापुर के लिए, इसलिए कि उनको पहले तो नाअहल कर दिया गया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर रिलीफ लेकर आए और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और अब उन्होंने इलेक्शन जीत कर दिखाया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये इलेक्शन फजलुर रहमान साहब या फैसल करीम कुंडी साहब जीत जाते। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू दिया है, अमेरिका का नशरियाती इदारा है CNN, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका इंटरव्यू जो है वो एंकर पर्सन फरीद ज़िक्रिया ने किया है। ये बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं और बहुत बड़े बड़े रहनुमाओं के इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं।
तो फरीद ज़िक्रिया ने बड़े अहम सवालात इमरान खान साहब से पूछे हैं। ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है और इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इमरान खान साहब ने अमेरिका के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की है, इससे पहले कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने की जुर्रत भी नहीं कर सका है। क्या कहा है इस इंटरव्यू में आप सुनिए। पहला सवाल उन्होंने यही पूछा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर क्या कहेंगे, और 3 मिलियन महाजरीन पहले ही आपने पनाह दी हुई है, और आने वाले महीनों में जो सूरत हाल और कैसी हो सकती है। जवाब यह है कि अमरीकी अवाम को लाजमी समझना चाहिए कि तालिबान हुकूमत नापसंद करना एक अलग बात है। तकरीबन 4 करोड़ अफगान अवाम की बका का सवाल है, जिसमें से निसफ इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से दो चार हैं। अफगानिस्तान की सर्दी बहुत जालिम और बेरहम है। अगले चंद माह के हवाले से हर कोई अफगानिस्तान के शहरियों के लिए फिक्रमंद है। अगला सवाल, आपके ख्याल में तालिबान हुकूमत से आप आसानी से बातचीत कर लेंगे, उनके साथ डील कर लेंगे? क्योंकि अमेरिका को अभी तक यही लगता है कि अफगान तालिबान ने ह्यूमन राइट्स की गारंटी नहीं दी। आपका अमेरिका को क्या मशवरा है? इसका जवाब जरा गौर से सुनिएगा। इतना बेहतर और तसल्ली वाला जवाब आज तक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्या तालिबान के अलावा दीगर कोई मुतबादल इस वक्त मौजूद है? अगर तालिबान हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, वो तो अमेरिका 20 साल में नहीं कर सका लड़ाई कर करके, तो वहाँ तब्दीली क्या बेहतरी का मौजब बनेगी? यानी जो आप नई हुकूमत लाके दोबारा कठपुतली बिठा देंगे तो क्या बेहतरी आएगी? क्या ये इम्कान मौजूद है कि अगर तालिबान को निकाल दिया जाए तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? यानी उनको, तालिबान को आप निकाल सकते हैं, हुकूमत उनकी गिराने की कोशिश कर सकते हैं, उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो एक फैक्टर के तौर पर मौजूद रहेंगे और फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस वक्त वाहिद मुतबादिल हल तालिबान के साथ काम करना ही है। आप जितने मर्जी ऑप्शंस पे गौर करें कि ये कर लें, लड़ लें, इमदाद बंद, कुछ भी करें, आपके पास अगर कोई वाहिद मुतबादल ऑप्शन बचता है तो वो तालिबान के साथ काम करना ही बचता है। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करने, बैंकारी निज़ाम मुंजमद होने से अफगानिस्तान के अवाम मुतासर हो रहे हैं और शदीद मुतासर हो रहे हैं। यह है तसल्ली वाला जवाब। अगला सवाल, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर दे? अब यहां बहुत क्लियरिटी आई है पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर के जुमले में। उन्होंने कहा आज नहीं तो कल तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। दुनिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से पहले कुछ जमानतें चाहती है। इंसानी हकूक और ये वो चीज़ है ना। तो सवाल यह है कि तालिबान अमेरिका को ह्यूमन राइट्स पर कितनी जमानतें देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तालिबान तमाम जमानतें अमेरिकी हुकूमत को दे देंगे। अफगानिस्तान और मगरिब के कल्चर में फ़र्क है। इन तालिबान की तहरीक बहुत मजबूत नज़रियाती पस मंज़र रखती है, जो मगरिबी ममालिक के कल्चर से बहुत अजनबी और मुख्तलिफ है। लेकिन उन पर पाबंदियां लगाना हालात को मजीद खराबी की तरफ ले जाएगा। अफगानियों पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं है। इससे 2 करोड़ अफगानी मुश्किल में फंस जाएंगे, उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पास पहले ही 30 लाख पनागुज़ीन है। यह बात सबके मुफाद में है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़राब ना हो। इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि आपको तस्लीम तो करना ही पड़ेगा। आप उनसे जो गारंटीज मांग रहे हैं वो अगर आपको देंगे भी तो अपने कल्चर के मुताबिक देंगे ना, लेकिन उनका कल्चर आपके कल्चर से बहुत मुख्तलिफ है। तो वो अपने कल्चर के मुताबिक तो गारंटी दे सकते हैं, आपके कल्चर के मुताबिक नहीं दे सकते। इस बात को अंडरस्टैंड करें। पाबंदियां लगाएंगे तो मुसीबत बनेगी। आप उनको तस्लीम करें, आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल, आप अमेरिकी मिलिट्री एक्शंस, ड्रोन हमलों के सख्त खिलाफ थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दाइश ना सिर्फ इराक और शाम में हमले कर रही है बल्कि पाकिस्तान में भी हमले हो रहे हैं। अब दहशतगर्दी की क्या वजूहत है? अमेरिका तो निकल गया। ये सवाल था, सवाल अच्छा था। जवाब, दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी जंग ने ही दहशतगर्दों को जन्म दिया है। अब इससे बड़ा जुमला आज की तारीख में किसी दूसरे दुनिया के लीडर ने नहीं बोला कि अमेरिका की जो दहशतगर्दी की जंग है उसने मजीद दहशतगर्दों को जन्म दिया है। दुनिया में जो दहशतगर्दी फैली है वो अमेरिकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से ज्यादा फैली है और बड़ी है। अमेरिका की जो जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ वो एक बड़ी वजह है दहशतगर्दी के फैलने की। ये बात उन्होंने की। और बतौर इत्तेहादी वाशिंगटन की पॉलिसियों का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अमेरिका के जब साथ था तो हमारे 80,000 लोग शहीद हुए। अमेरिका को ड्रोन हमलों की पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी। अमेरिकी बम देहातों में फटे जिसके नतीजे में बड़ा जानी नुकसान हुआ।
ये कैसे हो सकता है कि ड्रोन हमलों में सिर्फ मतलूब दहशतगर्द मारे जाएं और आम शहरी बच जाएं? अमेरिका में लोग इस बारे में नहीं जानते। हमने इस सूरत हाल का सामना किया है, हमें खुदकुश हमलों का सामना करना पड़ा है। अगला सवाल, लेकिन अमेरिका तो अब चला गया है और दहशतगर्दी अब भी हो रही है। जवाब, अब दहशतगर्दी बहुत कम है। आप इन दोनों हालात का मवाजना नहीं कर सकते। अमेरिका की जंग में शमूलियत के बाद इस्लामाबाद एक किले का मंजर पेश करता था। वाकई हालात ऐसे ही थे, हर तरफ जो है वो बैरियर्स थे, पुलिस थी, नाके थे, दहशतगर्द इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए थे। हालात बहुत ख़राब थे, वाकई बहुत ख़राब थे। लेकिन फिर अब तो अगर उसके साथ मुवाजना करें तो पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दी बड़ी ज़रूर है और उसके रीज़न्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी खुदा न खास्ता नहीं है जो अमेरिका की जंग के अंदर जब हम लड़ रहे थे या उसमें कूदे हुए थे उस वक्त जो दहशतगर्दी थी। अगला सवाल, आप अभी चीन के दौरे से वापस आए, आप चीन के बहुत बड़े हमायती नज़र आते हैं। क्या आप संक्यान जो सूबा है वहाँ के मुसलमानों के साथ जो सलूक रखा गया है उस पर आप चीन की हमायत करते हैं? आप एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है, आप कैसे हमायत कर सकते हैं चीन की? जवाब, चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर मुइन उल हक संक्यांग गए और उन्हें बताया गया कि संक्यान की सूरत हाल वैसी नहीं है जैसी मगरबी मीडिया बता रहा है। मगरबी मीडिया में कश्मीर की सूरत हाल को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए। भारत कश्मीर में मासूम लोगों की नस्लकुशी कर रहा है। भारत में आरएसएस नज़रिए की हुक्मरानी है। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने पहले खिताब में मसला कश्मीर पर भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। इसके अलावा साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में भी मसला कश्मीर के हल पर बात की। अगला सवाल उन्होंने पूछा इसी से जोड़ के कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ संक्यान के मुकाबले में ज़्यादा जुल्म हो रहा है? क्या आप मजम्मत करते हैं जो कुछ संक्यांग में मुसलमानों के साथ हो रहा है? इसका इमरान खान साहब ने जवाब दिया, कोई मवाजना ही नहीं है। भारत कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो तो जंगी जराइम है। मसला कश्मीर के हल होने तक दो एटमी ताकतों में जंग का खदशा बरकरार रहेगा। संक्यांग के मामले में एक मौक़िफ़ वो है जो मगरबी मीडिया दे रहा है, एक मौक़िफ़ वो है जो चीन दे रहा है। इसीलिए हमने अपना सफ़ीर वहाँ भेजा और उसने वापस आकर हमें बताया कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बड़ी क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया। मेरे ख्याल में जितने इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं ये अब तक का क्लियर तरीन इंटरव्यू है। शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है जी चौधरी बिरादरान से, जिनको बुरा कहते थे उनके दरवाजे पे पहुंचे, फूल लेकर पहुंचे, फूल पेश किए, मुलाकात की, ख्वाहिश का इजहार किया, 1 घंटा 20 मिनट तक बैठे। और ये वो सारी नफ़रतें हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने फैलाई थी, PMLN ने फैलाई थी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़। यानी ऐसा लगता है कि नून लीग रोज़ाना मुकाफ़ाते अमल से गुजर रही है। पाकिस्तान में जिस जिस को इन्होंने गाली दी है उससे माफ़ी मांग रहे हैं, जिस जिसका इन्होंने दिल दुखाया उससे माफ़ी मांग रहे हैं, पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांग रहे हैं, इसी तरह काफ लीग से माफ़ी मांग रहे हैं, MQM से माफ़ी मांग रहे हैं, बाकी जमातों से माफ़ी मांग रहे हैं। अभी इनको बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी जाकर। और मुझे लगता है कि आखिर में इनको कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी माफ़ी मांगनी पड़ जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम इस वक्त उनका केस है। मकसूद चपड़ासी जो है वो गले में आकर अटक गया है, ना वो निगला जाता है ना वो उगला जाता है, मुसीबत बनकर गले में आके अटक गया है। इस किस्म की ट्रांजैक्शन और इस किस्म के सबूत हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। बड़े ख़तरनाक फंदे में फंसा दिया गया है और इसकी डोरी इमरान खान साहब के हाथ में है। अब तरीका सिर्फ एक है कि इमरान खान साहब, और मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब को जब मैंने पहली दफ़ा इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे एक बात की थी 2011 में, गालिबन 11 या 12 में उन्होंने मुझे एक बात की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने तब नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक चीज़ होती है किलिंग इंस्टिंक्ट। जब दुश्मन आपके काबू आ जाए ना तो आप उसको जकड़ देते हैं और आप उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसका सांस ख़त्म नहीं हो जाता। क्रिकेट के मैदान में भी ये होता है। मिसाल देकर उन्होंने समझाया कि दूसरी टीम के 2-3 प्लेयर आउट हो गए हैं तो आपने वहाँ पे गिरफ्त को ढीला नहीं छोड़ना और टाइट करते जाना है और टाइट करते जाना है और लगातार आपने और अचीव करना है। अपनी जीत को बड़े से बड़ा बनाइए और टारगेट जल्दी अचीव कीजिए। किलिंग इंस्टिंक्ट ये है
कि आपने जान निकाल कर छोड़ना है, उससे पहले आपने छोड़ना नहीं है, गलती नहीं करनी, रिस्क नहीं लेना। अभी तक इमरान खान साहब के काबू जाती तौर पे इनमें से कोई बंदा आ नहीं रहा था। शहबाज शरीफ वो पहले आदमी है जो अपने केस और सबूतों समेत उनके काबू आ गए हैं और उनकी किलिंग इंस्टिंक्ट जाग गई है। वो अब नहीं छोड़ेंगे इस मामले को ख़त्म किए बगैर। तो वाहिद हल ये है कि इमरान खान साहब को ही उस ओहदे से हटा दिया जाए जहां बैठकर वो अपनी किलिंग इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बात। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। काफ लीग ने भी हामी नहीं भरी और कोई भी नहीं भर रहा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।